हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी 24 मार्च को हिंदी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना बनता है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। और ये वो क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको किस तरह से आंसर लिखने हैं वो सब इस वीडियो में बताएंगे। तो ये मॉडल पेपर आप पूरा पक्का कर लीजिएगा, सॉल्यूशन सहित है, हल सहित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका एग्जाम है वो नोट बिल्कुल सेम यही होगा, 3 घंटे 15 मिनट होगा, 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया होगा, मान लो ये दिया है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पद्म पुन्नलाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। या चौथा, कुटच के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो राइट आंसर इसका संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगर आपने रचनाएं ठीक से याद करी हैं तो आप इसको आराम से कर देंगे। आपको उत्तर इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर थर्ड। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, इस तरह से आपको ये उत्तर लिखना है। उसके बाद इसका ख पार्ट है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक का नाम लिखना है आपको, बर्फ की गुड़िया, तुम चंदन हम पानी, विचार विधि या कंकाल। तो आपको किसी एक का लिख देना। मान लो आपको लिखना है कंकाल का, तो आप कंकाल का लिख दें, कंकाल का जयशंकर प्रसाद। आपको ये तीनों फिर नहीं लिखना। उसके बाद आपका ग है, भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो भेंट वार्ता विधा के किसी के लेखक का नाम लक्ष्मीचंद्र जैन है, यह आपको उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। अब महिला कहानीकार बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी एक का पूछा गया है, तो हम लिख दोगे शिवानी हिंदी की प्रसिद्ध महिला कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है धीरेन्द्र वर्मा। यह आपके थे हिंदी गद्य के 5 नंबर के। अब 5 नंबर के हिंदी पद्य के स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है आपका हिंदी पद्य से है। छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। तो छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं क्या थी, वैयक्तिकता की प्रधानता या प्रकृति का मानवीकरण। इन दोनों टॉपिक्स पर जो है इनके छायावादी काव्य लिखित है। तो ये विशेषताएं हैं इसकी। 2 नंबर का प्रश्न था, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ख, प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। अब प्रयोगवादी काव्य धारा के 2 कवि हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और भवानी प्रसाद मिश्र। 2 नंबर का है, 4 नंबर का होगा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें और होगा आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। पिघलते पत्थर, प्रिय प्रवास, द्वापर या परमाभरण। तो किसी एक का लिख दो। आप लिख दो यहाँ पर पिघलते पत्थर का, रांगे राघव। आपको ये 3 फिर नहीं लिखने, कोई सा भी एक लिख सकते हो इसमें से आप। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका यहाँ पर स्टार्ट है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए गद्यांशों के उत्तर दीजिए। अब आपके पास 2 गद्यांश दिए होंगे, ठीक है। एक गद्यांश आपका यह है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। और दूसरा गद्यांश आपका यह है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है। मैं आपको दोनों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कौन से पाठ का है, ठीक है, कौन से पाठ का है। उसके बाद आपको ये संदर्भ लिखना है। फिर इसमें से प्रश्न पूछे हो जाएंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या होगा, आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक के गद्यखंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसके बारे में जो आपका ये गद्यांश है, इसके बारे में आपको अपनी भाषा में या इसका अर्थ लिख सकते हो। जैसे, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। यह है, तो इसका आप क्या लिखोगे, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति धर्म भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहा है। अगर आपको नहीं आता है लिखना तो आप अपनी लैंग्वेज में या फिर इसको भी आप उतार सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे।
फिर तीसरा प्रश्न इसमें से पूछ लिया, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। यह गद्यांश से प्रश्न था, यह आपको कर देना है। दूसरा, कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। अब यहाँ आपके पास गद्यांश है, इसमें से आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको पता है मित्रता पाठ से है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे संदर्भ लिख दोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। उसके बाद प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या इसमें करनी है। जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर के समान है, जैसे कुसंग ज्वर है, इस तरह से उसके बारे में आपको ये लिख देना है पूरा। सेम इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इस पेपर को जरूर पढ़ लीजिएगा, मॉडल पेपर को ध्यान से। तीसरा, गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? गद्यांश में कुसंग को त्यागने और सत्संगति करने का संदेश दिया गया है। आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 आपका होगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यह ससंदर्भ एक ही बात है और उनका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। जैसे नर की अरु नर, नल नीर की गति एक एक रिजोई, जैतो नीचो हावे चले तेतो ऊंचो होई, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू मन सरोजु बढ़ जाई, घटत घटत सुना फिर घटी बरु समूल कुमिलाई। यह आपका पद्यांश है काव्यखंड से। अब इसका संदर्भ आपको लिखना है, व्याख्या करनी है। संदर्भ क्या होगा देखिए, आपको पता है आपके बिहारी सत्सई से है। यहाँ पर आप संदर्भ लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहे। प्रस्तुत दोहे कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सत्सई से हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। अब आपने पहचान लिया कौन से पाठ से है, लिख लिया आपने। अब प्रसंग, इसमें कहा क्या गया है? यहाँ पर प्रथम दोहे में विनम्रता के महत्व और द्वितीय दोहे में मन के ऊपर धन के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया। यानी कि जो आपके पास ये 2 दोहे हैं, पहला और दूसरा। पहले दोहे में ये कहा गया है विनम्रता का महत्व क्या है, ठीक है, और दूसरे दोहे में मन के ऊपर धन के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। अब इसका हिंदी में आपको मतलब लिख देना है। इसका क्या व्याख्या होगी? नर यानी कि मनुष्य तथा नल के पानी की स्थिति एक जैसी समझनी चाहिए। मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचा होकर चला वह उतना ही ऊंचा चढ़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना नम्र होकर आचरण करता है वह उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। इसी प्रकार नल जितना नीचे चला जाता है वह पानी उतना ही ऊपर को उठता जाता है। तो यह आपका पहले दोहे की व्याख्या हो गई। अब दूसरे दोहे की व्याख्या आपकी, जिस तालाब में कमल होते हैं उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो उसकी बढ़त के साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है, किंतु जब पानी उतरता है तो बढ़ी हुई वह नाल छोटी नहीं होती अपितु समूल नष्ट हो जाती है। यह प्रकृति का नियम है। ऐसे ही जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तब उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, अर्थात संपत्ति बढ़ने पर मनुष्य की अभिलाषाएं भी बढ़ जाती हैं। किंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, अर्थात उसकी अभिलाषाएं नहीं घटती, भले ही वह समूल नष्ट हो जाए। उसके बाद काव्य सौंदर्य, कवि ने पानी के नल से मनुष्य की श्रेष्ठता की अद्भुत उपमा प्रस्तुत की है। कमल से मनुष्य के मन की उपमा देकर कवि ने यहाँ अपने कथ्य में प्रभोत्पादकता उत्पन्न की है। अब यहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है भाषा, रस और गुण, ठीक है। भाषा कौन सी? ब्रज भाषा है भाई। बिहारी लाल जो थे वो ब्रज भाषा के थे। रस शांत है और गुण प्रसाद है। अलंकार, उपमा, विरोधाभास, पुनरुक्ति, रूपक, अनुप्रास, दीपक, श्लेष, दोहा, ये आपको लिख देना है। ऐसे ही एक पार्ट हो गया। अब ऐसे 6 पार्ट है, इसका 6 पार्ट है तो आपको इन दोनों में से एक पार्ट कर देना है कोई सा भी। जैसे शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक गूंज रही हैं सकल दिशाएं। इस तरह से आपको इसका भी भावार्थ लिख देना है। जिनके जय गीतों से अब तक यहाँ तक का आपका ये पूरा पद्यखंड है। और इसका संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ स्वप्न काव्य संग्रह से हमारे पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई है। तो इसका संदर्भ होगा आपको 1 या 2 नंबर से मिल जाएगा।
फिर आपको प्रसंग लिखने पर नंबर मिलेगा, फिर आपको पूरी व्याख्या, इसकी व्याख्या आपको ये लिखनी पड़ेगी भाई, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, आप कुछ भी करो तभी आपको इसमें नंबर मिलने वाले हैं। फिर काव्य सौंदर्य आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर ये कंप्लीट होता है। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब एग्जाम में आपके पास 3 जीवन परिचय होंगे, आपको इनके नाम लिखने हैं। वैसे भी आपके पाठ में आपकी जो किताबें हिंदी की गद्दी की उसमें सिर्फ आपके 4 ही पाठ हैं इस बार, क्योंकि 30% कोविड के अकॉर्डिंग कट गया है। तो 4 में से आपको शुरू के 3 याद कर लेना, तो यहाँ पर आराम से शुरू का आप 2 भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक का लिखना है। यहाँ पर मैं आपको तीनों बता देता हूँ, याद करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और ML की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि छात्र होने के कारण ये अपनी कक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते रहे। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सन 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ की और सन 1920 में कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। गांधी जी के आदर्शों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह देश सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और सन 1962 तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। 1962 में उन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सन 1963 में इनका देहावसान हो गया। राजेंद्र प्रसाद की कुछ रचना लिख देनी है आपको। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, आप 2-3 लिख दो वो चल जाएगा, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेम रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपके पास आपको एक लिखना है, 3 है, यहाँ पर आपको एक लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके अब कवि का जीवन परिचय होगा। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, सूरदास। आप स्टार्टिंग के 5 याद कर लीजिए। आपके इसमें कम से कम 12 हैं, लगभग 11-12 आसपास जीवन परिचय हैं आपके काव्यखंड में। तो आप स्टार्टिंग के 5 या 6 याद कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होंगे। स्टार्टिंग के क्रम से करने हैं आपको। तो मैथिली, तुलसीदास, सूरदास, आपके पास ये 3 हैं, इन तीनों में से आपको एक करना है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का लिखा है हमने, या आप चाहो तुलसीदास या सूरदास का भी लिख सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा परिचय लिखिए, फिर उनका जन्म लिखिए, सन कहाँ पर हुआ था, और इनके माता पिता का नाम, एड्रेस, फिर उसके बाद कुछ शिक्षा दीक्षा क्या क्या किया इन्होंने, उसके बाद मृत्यु एंड में, और यहाँ पर कुछ रचनाएं आपको लिख देनी है। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 3 में से 3 गद्य के और 3 पद्य के, तो आपको 6 नंबर इस प्रश्न में मिल जाते हैं। तो 3 में से 1 करना होता है। अब उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपके पास संस्कृत खंड से एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। ये आपको इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कर्तुम एषा यथा समयम नवा नवा विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तद्दै सहर्षं गृहीत भवति। एतस्या गतिशीलतया रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तत् तथा तस्य सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। तो आपको इसका संदर्भ लिखना है, पहले कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये आपका पता है आपको, ये संस्कृत की प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद आपको इसमें लिखना है इस तरह से, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। अब लिखना कैसे देख लीजिए, क्या हुआ इसको, हाँ ये देखिए, अस्माकं संस्कृति, ठीक है। अस्माकं संस्कृति मतलब हमारी संस्कृति, सदा गतिशीला वर्तते, सदा गतिशील है, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा, यानी कि मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्रकार प्राप्त करती है, ये इसका अर्थ है। नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति, नवम शक्ति व प्राप्नोति। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ हठधर्मिता नहीं है। दुराग्रह मतलब हठधर्मिता।
यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तत्र सहर्षम गृहीत भवति। जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचार में उदारता और आचरण की दृढ़ता में निहित है। तो ये इसका पूरा आपको अर्थ लिख देना है। अथवा में आपका आएगा कोई श्लोक या तो आप उसका अर्थ लिखो। हतो वा प्राप्स्य वासी स्वर्गम जित्तो, या तो आप ये करो या फिर आपको ये करना है। तो ये आपके वीर है वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, इसका आपको लिखना है अनुवाद। मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। इतना से इसका अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 6 भी आपका पूरा हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आपका आता है अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको इस तरह से अपनी पाठ्य पुस्तक का श्लोक लिख देना संस्कृत का। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। या आप कोई और सा भी लिख सकते हो। तो कोई से 2 या 3 श्लोक आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आता है, वो नहीं लिखना। मान लो ये एग्जाम में आ गया ये वाला हतोवा वाला, तो अब आप ये नहीं लिख सकते यहाँ पर। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 का ख होगा। ये संस्कृत के प्रश्नोत्तर होंगे 1 नंबर के। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। एक हो गया। चंद्रशेखरा स्वपितु नाम किम कथयत, स्वतंत्र इति कथयत। तो 2 प्रश्न आपको कोई से भी कर देने हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर ये कंप्लीट हुआ। तो आपका प्रश्न नंबर आता है 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको हास्य रस से आएगा या करुण रस से आ सकता है, दोनों रस हैं आपके। तो आपके पास ये उदाहरण है, आपको इसमें प्रयुक्त रस का नाम लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। या फिर आपको अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में परिभाषा आपको याद है, करुण और हास्य की परिभाषा याद कर लेनी है। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण लिख दीजिए इसका। या एक उदाहरण और है, शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से हास्य को दंगा भयो गंगा के विवाह में। बहुत ही आसान उदाहरण था ये, लेकिन आप ये याद कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो किताब में से आप याद कर लीजिए। फिर खैपाट रोला या सोरठा में से होगा। तो रोला छंद का एक उदाहरण लिखिए या फिर इसका छंद का नाम लिखिए। तो आपको वही सीधी सी बात, आप क्या करोगे, आप छंद का उदाहरण लिखोगे। रोला का उदाहरण क्या है, सम्मात्रिक छंद परिभाषा है, और ये आपके इसका उदाहरण आपको लिख देना है। गैपार्ट होगा आपका निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो उत्प्रेक्षा क्या होती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सरोने गात मनोनीलमणि शैल पर आत्मोपर्यो प्रभात। 2 नंबर आपको इसमें आराम से मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका आएगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। अब 4 आपके पास दिए हुए, अधि, निर, अपसु। तो आपको पास कोई से 3 करना है, एक एक शब्द लिखना है। मान लो अधि है तो आप लिख दोगे अधिकार या अधिभार, ठीक है। इस तरह से दूसरा निराकार, निरंजन। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कैसे करना है देख लीजिए। ये अधिग्रहण एक शब्द लिखना है बस आपको, एक शब्द। निर्जन, असुविधा, बस 3 करने हैं आपको। या आप ये 2 भी कर सकते हो या शुरू के 2 छोड़ दो, कोई से भी आप 3 कर लो, ठीक है, जो हमको आते हो। अब खैपाट निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। वट, पन, ता, आई। कोई 2 करना है, ये बाद में होते हैं प्रत्यय। लिखावट, पन का भोलापन, ता का गुरुता, महानता, आई का भलाई, लिखाई, पढ़ाई, ये आपको करना है। अब समास की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह करने हैं और समास के नाम लिखने हैं। वही आपके सिलेबस में 2 ही समास है, द्वंद्व और द्विगु, जिसमें गिनती आती है। गिनती मतलब
एक द्वि त्रि चतुर पंच षट नव 10। तो नव अश्विन दोनों में गिनती है आपके द्विगु समास होते हैं गिनती वाले, सीधी सी बात है। 9 ग्रहों का समूह, 8 कोणों का समूह, और जिसमें गिनती नहीं है उसमें बीच में आप और लगा दो और वो आपके दोनों समास है, सीधी सी पहचान है। उसके बाद घ तत्सम रूप किन्हीं दो के, कपूत का कुपुत्र, कलेश का क्लेश, माथा का मस्तिष्क, मित का मित्र। कोई से आपको दो करना है, ये दो कर दो, ये दो कर दो, ये दो कर दो, ये दो कर दो, कोई से भी दो आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद ऋणाय निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पर्यायवाची आपको लिखना है इंद्र, पत्थर, बिजली, तीर। 4 हैं, कोई से दो कर दो। इंद्र का कर दो सुरेंद्र, सुरेश। पत्थर का पाषाण, प्रस्तर, बस 2 कर दो बहुत है। बिजली दामिनी चपला, तीर का बाण या शर। प्रश्न नंबर 10 आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। अब संधि आपके भी एक ही संधि है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें लिख दो सीधे यण संधि, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में इस बार एक ही संधि है। तो मनु अंतरा कौन सी संधि है? यण। कोई सी भी संधि आए सीधे यण लिख दो आप बिना देखे कुछ भी, क्योंकि एक ही संधि है आपके। उसके बाद ख में आपका भाई ये शब्द रूप हैं, विभक्ति हैं, ये आपको याद करने पड़ते हैं। मधु अथवा नथी, नदी, तो मधुना फलस्य, षष्ठी रूप में एक वचन में लिख दिया आपने ये। फिर निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख कीजिए। पठत या अहस्ताम, तो आप पठत लिख लो, पठ धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन, या ये कर लो आप। उसके बाद घ में निम्नलिखित में से किन दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करने को आएगा आपका 4 को इस 2 करने। प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, तो प्रयागे गंगा मुनियो संगम अस्ति। राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए। रामा स्वयं पुस्तकम पठेत। सदा सत्य बोलो सदा सत्यम वद। दान से कीर्ति बढ़ती है, दानेन कीर्ति वर्धते। बहुत ही आसान है, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे, कोई से 2 कर देना। प्रश्न नंबर 11 आपका निबंध रचना आएगी, 6 नंबर का आएगा निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भ्रष्टाचार, कारण एवं निवारण, जल ही जीवन है, मेरी प्रिय पुस्तक, सदाचार। तो निबंध आपको इस तरह से लिखना है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने चाहिए। क्या करोगे? हेडिंग सहित, हेडिंग सहित लिखना है। सबसे पहले आपके पास प्रस्तावना होनी चाहिए। सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे आप। प्रस्तावना में भ्रष्टाचार शब्द संस्कृत के भ्रष्ट शब्द के आचार के साथ आचार शब्द के योग से निष्पन्न हुआ है। भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब हेडिंग डालोगे भाई, भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? रिश्वत से, भाई भतीजावाद से, कमीशन से, ये सब डिटेल्स आपको इसमें लिख देनी है। महंगी शिक्षा, लचर न्याय व्यवस्था। तो आपके पास 4 टॉपिक होंगे, 4 में से आप किसी एक पे भी निबंध लिख दोगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 लास्ट होगा। आपके अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। अब मुक्तिदूत है आपके पास, काफ़ी सारे हैं ये मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, आपकी ज़िले के अनुसार जो है वो आप इसमें कर सकते हो। बिजनौर जिले में तुमुलखंड चलता है, तो आपको यहाँ पर तुमुलखंड का लिखना है। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किस टॉपिक के साथ। थैंक यू।